कॉन्कल इंस्टीट्यूट गाइस, और आज है डे 68 और डे 68 का पहला सवाल जो कि सीयूटी 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 68 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 आपको गिवन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट, if the supply curve is steeper, then the price change is larger and the change in the amount bought and sold is smaller as compared to flatter supply curve. ये आपका स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2, when the supply curve shift, if the demand curve is steeper, then the price change is larger and the change in the amount buy and sold is smaller as compared to the flatter demand curve। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि गाइस लेट्स से कि आपके पास दो गुड्स है, एक सॉल्ट है, ठीक है, और दूसरा गुड टीवी है, ठीक है, टेलीविजन। ओके गाइस, आप खुद सोचो कि अगर इसका प्राइस अगर कम हो जाए, ठीक है, लेट्स से कि इसका जो पहले पैकेट का दाम था वो था 20 रुपीज, अब जो है प्राइस घट के लेट्स से 10 रुपीज आ गया। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को कंज्यूम करोगे, नहीं। चाहे प्राइस घटे या बढ़े, इसका डिमांड एज इट इज रहता है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है और हम लोग इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टीवी की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो जितने भी लग्जरी आइटम है गाइस, अगर इसके प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होती है, थोड़ी सी भी अगर चेंज होती है, तो गाइस इसका डिमांड जो है काफी ज्यादा से चेंज होता है ना। लेट्स से कि अगर गोल्ड का प्राइस 5% से डिक्रीज हो गया, तो गाइस डिमांड जो है मोर देन 5% से इफेक्ट होता है। लेट्स से कि डिमांड 10% से आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे ही 5% जो गोल्ड का जो प्राइस कम हुआ, इससे डिमांड जो है 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसका इलास्टिसिटी निकालूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो गाइस लग्जरी आइटम में इसीलिए इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली यहाँ पे गाइस लेट्स से कि इसका जो प्राइस है 10% से चेंज हुआ, बट डिमांड लेट्स से 1% से फ्लैक्चुएट हुआ, ओनली 1% से फ्लैक्चुएट हुआ, 1% से जो है डिमांड इसका फ्लैक्चुएट हुआ। तो गाइस अगर मैं इसका इलास्टिसिटी निकालूंगा तो E इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, 1, सो 1/10, तो कितना हो गया, 0.1। तो गाइस इसका जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है ना, ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है नेसेसिटी गुड के केस में, और लग्जरी गुड के केस में आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ओके गाइस, ये चीज तो हम लोगों ने सीख गया। और एक चीज गाइस आपको यहाँ पे सीखनी है कि स्टीपर और फ्लैटर का कॉन्सेप्ट। तो गाइस जब भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पे स्टीपर होता है, इसका जो डिमांड या सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, स्टीपर होगा। क्यों होगा? उसी तरह से जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये आपका फ्लैटर होगा। ठीक है गाइस, मैं इसको और थोड़ी सी डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, इतना तो गाइस अभी हम लोग सीख गए कि अगर ई लेस देन 1 और ई ग्रेटर देन 1, ई लेस देन 1 कब होता है, नेसेसिटी गुड के केस में। नेसेसिटी गुड क्या होता है कि अगर प्राइस 10% से चेंज हो रही है या 20% से चेंज हो रही है, तो डिमांड पे थोड़ी सी चेंज होगी, ओनली 1%। इसीलिए जब हम लोग इसका इलास्टिसिटी निकालेंगे तो वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। सिमिलरली लग्जरी आइटम में अगर प्राइस थोड़ी सी भी डिक्रीज होती है, तो डिमांड काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट हो जाता है, और जब हम लोग इसका इलास्टिसिटी वैल्यू निकालेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ओके फाइन। और गाइस मैंने आपको बताया कि जब ई लेस देन 1 होगा तो ये स्टीपर होगा। क्यों होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ओके, लेट्स से गाइस ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है, फाइन। ओके, तो गाइस दो कॉन्सेप्ट होती है, स्टीपर और फ्लैटर। तो स्टीपर गाइस ये वाला स्टीपर होगा, दिस इज योर स्टीपर, दिस इज स्टीपर, और दिस इज फ्लैटर, दिस इज फ्लैटर।
ठीक है, दिस इज फ्लैटर, ठीक है, ओके, ओके, फाइन। तो गाइस अब खुद सोचो कि अगर हम स्टीपर की बात करें, स्टीपर की बात करें, मतलब कि स्टीपर का केस ये हो गया, लाइक दिस, ये आपका नॉर्मल था कुछ इस प्रकार का, बट स्टीपर होके ये वाला हो गया। तो गाइस आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी। तो गाइस प्राइस पे काफी ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस 10% से डिक्रीज हुआ, बट डिमांड थोड़ी सी चेंज हुआ, डिमांड थोड़ी सी चेंज हुआ। इसीलिए गाइस ये कब पॉसिबल है, स्टीपर के केस में पॉसिबल है, इजंट इट, स्टीपर के केस में पॉसिबल है। तो गाइस वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन द अमाउंट बाय एंड सोल्ड इज स्मॉलर। हाँ, गाइस सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड कर्व का निकाले, हम लोग सप्लाई कर्व का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कर्व, चाहे डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व गाइस, अगर अगर स्टीपर है तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस काफी ज्यादा से फ्लैक्चुएट हो रहा है, बट डिमांड जो है थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस चेंज इज लार्ज एंड द चेंज इन द अमाउंट बाय एंड सोल्ड इज स्मॉलर। तो गाइस ये काफी स्मॉलर है, तो ये बाय एंड सोल्ड इज स्मॉलर बट द प्राइस चेंज इज लार्ज, प्राइस चेंज इज लार्ज एज कंपेयर टू फ्लैटर, एज कंपेयर टू द फ्लैटर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको गाइस याद रखनी है कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, इसका मतलब है कि हम लोग नेसेसिटी गुड के बारे में बात कर रहे हैं। और जब ये केस होगा तो इस केस में गाइस जो प्राइस है, जो प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। एंड इस केस में जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये क्या होगा, स्टीपर होगा, स्टीपर होगा। सिमिलरली गाइस उसका उल्टा, अगर ई ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ओके। और इस केस में गाइस आपका डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व क्या होगा, फ्लैटर होगा, ठीक है, ओके। गाइस स्टेटमेंट 2 गिवन है कि इफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंजेस लाइक सेम चीज, इफ द डिमांड का स्टीपर, यहाँ पे स्टीपर के बारे में बात की जा रही है और हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब भी स्टीपर होगा प्राइस चेंज इज ग्रेटर देन द प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो गाइस यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि द प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द फ्लैटर डिमांड कर्व। सो गाइस ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। So both statement 1 and statement 2 are true. So the correct option is 1. Guys ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से याद करो, ठीक है। और याद करने का क्या गाइस, मैंने तो आपको पूरा इंटरप्रेट ही कर दिया ना, ठीक है। ई लेस देन 1, इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसीलिए गाइस ई लेस देन 1 आया है। और इसका मतलब ये है कि डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जो स्टीपर होगा, ठीक है, ओके। ई ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसीलिए इसका इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया था अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और इस केस में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व फ्लैटर होगा, दैट्स इट, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 गाइस, सिंपल, ठीक है। तो गाइस वही चीज है कि इफ द सप्लाई कर्व इज स्टीप द क्वांटिटी सप्लाइड चेंज लिटिल विद द प्राइस चेंज, सो द प्राइस चेंज विल बी लार्जर बट द चेंज इन क्वांटिटी विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो वही चीज गाइस मैं आपको जो बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 52, 52 आपको गिवन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। लेट x1 x2 be the chosen bundle when the prices are P1, P2, and let Y1, Y2 is some other bundle such that P1 X1 plus P2 X2 greater than equal to P1 Y1 plus P2 Y2. Then if the consumer is choosing the most preferred bundle,
C can afford, we must have X1, X2 is revealed preferred to the bundle Y1, Y2 या फिर strictly preferred to the bundle Y1 and Y2. This is statement 1. Or statement 2, if one bundle is chosen when another bundle could have been chosen, we can say that the first bundle is rebuilt preferred to the second bundle. ठीक है? Okay, fine. Guys, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं. ठीक है? Okay. तो गाइस यहाँ पे दो गुड्स हैं, एक है x और एक है y. x और y, और x के अंदर में क्या क्या है, x1 x2, और y के अंदर में क्या है, y1 y2. और गाइस जो इसका प्राइस क्या है, P1, इसका P2, इसका भी P1, इसका भी P2. ठीक है? ओके ओके. द प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज P1 P2. ठीक है? ओके. तो गाइस अगर मैं एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा, हाँ, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, P1 X1 plus P2 X2, that is the expenditure on good X. गुड एक्स. ओके. तो गाइस आप गुड एक्स को क्यों कंज्यूम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप जो है मीन्स आपका जो प्रेफरेंस है वो एक्स की तरफ है. सिंपल. तो गाइस सिंपल, ये लेमन टर्म, अगर आपके पास दो गुड है, अगर आप बार बार एक्स गुड को खरीद रहे हो, बट आप वाई को खरीद सकते थे, वाई को आप खरीद सकते थे, वाई इज अफोर्डेबल, बट आप एक्स को बार बार खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि एक्स इज प्रीफर्ड, मतलब आप एक्स को प्रीफर कर रहे हो ओवर दी वाई बंडल पे. हाँ, ठीक है. तो ये मतलब है कि आप एक्स को खरीद रहे हो, बट आप वाई को खरीद सकते थे, आप वाई को खरीद सकते थे, बट आप एक्स को खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एक्स को प्रीफर कर रहे हो ओवर दी वाई, ओवर दी वाई. तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है गाइस. ठीक है? ओके, मूव टू स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 आपको गिवन है कि इफ वन बंडल इज चूजन व्हेन अनदर कुड हैव बीन चूजन, वी कैन से दैट द फर्स्ट बंडल इज रिबिल्ड प्रीफर टू द सेकंड. गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ, वही चीज है कि आपने इस बंडल को क्यों चूज किया, क्योंकि ये बंडल आपके पास गाइस अफोर्डेबल था, लेकिन फिर भी आपने इस बंडल को चूज किया. तब हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट बंडल है, ये जो फर्स्ट बंडल है, दिस फर्स्ट बंडल इज रिबिल्ड प्रीफर्ड टू द सेकंड बंडल, टू द सेकंड बंडल. Isn't it? So the both statement 1 and 2 are correct. ठीक है? Both statement 1 and 2 are correct. Guys, simple in layman term. ठीक है? कैसे, आप खुद सोचो ना, आप मार्केट जा रहे हो और दो कमोडिटी आपके सामने में है मार्केट में, और आप एक्स को बार बार खरीद रहे हो, बट आप वाई को खरीद सकते थे, बट आप एक्स को खरीद रहे हो बार बार. तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रीफरेंस है वो एक्स की तरफ ज्यादा है. एक्स इज प्रीफर्ड, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रीफर्ड टू दी ओवर वाई. हाँ, तो वही चीज तो गाइस यहाँ पे है, सिंपल. ठीक है, आपने इस चीज को खरीद रहे हो, आप इस चीज को खरीद रहे हो, आप इस चीज को खरीद सकते थे, बट आप एक्स को खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो बंडल है x1 x2 इज स्ट्रिक्टली प्रीफर्ड टू द बंडल y1 y2. और गाइस जब आप इस बंडल को बार बार खरीदोगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट बंडल है वो रिबिल्ड प्रीफरेंस टू द बंडल सेकंड. वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है? सो दोनों आपका बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है? ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. और गाइस क्वेश्चन नंबर 53 आपको गिवन है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. इन 2020 a farmer purchased 5 new tractor, okay, and cost of 2 lakh each, 2 lakh each. He sold his 5 old tractor to other farmer for a 50 rupees each in the same year. The net increasing in GDP 2020 due to this transaction was 12 lakh 50,000. This is your statement 1. Statement 2, in 2020, the farmer purchased 5 new tractors at
2 lakh each, he sold his 5 old tractor to other farmer for 50,000 each in the same year. The net increasing in GDP of year 2020 due to these transactions was 10 lakh. Okay, then which of the following is correct? Both statement correct, both statement false. One is correct, one is false. ठीक है? ओके फाइन. तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 5 न्यू ट्रैक्टर है, ठीक है, और आप मार्केट जा रहे हो 5 न्यू ट्रैक्टर को खरीदने के लिए, और हर एक ट्रैक्टर का दाम कितना है? 2 लाख, और आपको खरीदना है 5. तो गाइस आप न्यू ट्रैक्टर कितना का होगा? दैट इज 2 लाख into 5, that is 10 lakh. ठीक है, that is 10 lakh. ओके ओके फाइन. अब क्या हुआ गाइस, उसी साल में, लेट्स से दिस इज ईयर 2024, ठीक है, दिस इज ईयर 2024, और इसी ईयर में आपने लेट्स से कि ये ट्रैक्टर खरीदा जनवरी के टाइम में, बट आप चाहते हो कि जून जुलाई के टाइम में कि इस ट्रैक्टर को हम बेच दें, और जब आप बेचते हो तो हर एक ट्रैक्टर का दाम ओनली 50,000 होता है, ओनली 50,000. तो गाइस जब आप सेल करोगे इस 5 ट्रैक्टर को, तो आपको कितना मिलेगा? 5 इंटू 50,000 हर एक ट्रैक्टर का, तो 2,50,000. ठीक है, 2,50,000. और गाइस आपको नेट इंक्रीजिंग कि जीडीपी में कितना इंक्रीजिंग हुआ इस ट्रांजैक्शन होने के बाद. गाइस हमें जीडीपी का फॉर्मूला पता है. जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मीन्स न्यूली गुड्स जो प्रोड्यूस होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा इन 1 ईयर में. ऐसा ही तो होता है. तो हम गाइस जब भी जीडीपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी में ओनली ओनली न्यूली गुड आता है, न्यूली गुड्स, नॉट अ ओल्ड गुड गाइस नहीं आता है, क्योंकि जब अगर आप ओल्ड गुड को भी कंसीडर करोगे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा, इजंट इट? तो गाइस अगर आप ट्रैक्टर को अगर बेच भी दोगे ना, तब भी जीडीपी पे गाइस इंक्रीमेंट नहीं होगा, उतना का उतना ही होगा. मतलब कि आपने जब खरीदा ट्रैक्टर को, तो आपने कितना पेमेंट किया? 10 लाख. हाँ, 10 लाख आपने पेमेंट किया, तो आपका जीडीपी गाइस इतना ही होगा. जीडीपी इज इक्वल टू ओनली 10 lakhs. तो ये ऐड नहीं होगा, 2,50,000 जो है ना, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ओल्ड है. और जीडीपी हम लोग जब भी जीडीपी की बात करते हैं तो ओल्ड आइटम्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो गाइस जब इसको आप ऐड कर दोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 12,50,000. तो इसका मतलब है कि नेट इंक्रीजिंग इन जीडीपी ये हुआ नहीं, ओनली दिस. तो गाइज ये बिल्कुल गलत है, और स्टेटमेंट 2 में आपको सेम चीज है और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है 10 लाख का. तो ये आपका बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 2. बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग गाइज. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ओल्ड ओल्ड आइटम्स को भी इन्होंने जो है इंक्लूड कर लिया है, बट हमें पता है कि जीडीपी में ओनली न्यू थिंग्स को कैलकुलेटेड किया जाता है, isn't it? और न्यू थिंग्स मीन्स ओनली 10 lakhs. जो आपने ट्रैक्टर खरीदा, न्यू ट्रैक्टर, ओनली न्यू ट्रैक्टर को कंसिडर किया जाएगा, नॉट अ ओल्ड. ओके, सो द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. सो द करेक्ट आंसर इज 4. ठीक है, ओके. तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 गाइस जो क्लेम कर रहा है कि नेट इंक्रीजिंग इन जीडीपी 12,50,000, और स्टेटमेंट 2 10 lakhs. So the purchase of new tractor contribute to GDP as they involves प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स. जब आप न्यू ट्रैक्टर को खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आप न्यू गुड्स को खरीद रहे हो. बट अगर आप रीसेल करते हो उसी ओल्ड ट्रैक्टर को, तो ये डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी सिंस इट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप रादर देन द न्यू प्रोडक्शन. तो गाइस ये सिर्फ ऑनरशिप का क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ, गुड का, न्यू गुड्स का नहीं हुआ. और हम लोग जीडीपी में गुड्स के बारे में बात करते हैं, ऑनरशिप के बारे में नहीं बात करते हैं. ठीक है, सो इन बोथ स्टेटमेंट द फार्मर बाय 5 न्यू ट्रैक्टर फॉर 2 lakh each.
The contribution to GDP is only 10 lakh. So the sale of old tractor does not contribute to GDP. Okay, so that's why the statement 2 is correct and statement 1 is false. Okay. Okay guys, question number 54. 54 आपको given है कि given below are two statement, statement 1 and statement 2. The price consumption curve is negatively slope for a given good, and statement 2 is all given good are inferior goods but all inferior goods are not given goods. Then which of the statement are true? Both are true, both are false? Yeah, one is true and one is false. ठीक है? ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस कंजम्पशन कर्व आखिर में होता क्या है. Why the price consumption curve is negatively, जो स्टेटमेंट 1 में आपको पूछा गया है कि वो गिवन गुड का नेगेटिव होता है या नहीं होता. गाइस सिंपल लेमन टर्म में हम लोग समझते हैं. ठीक है गाइस, इस ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखते हैं. ओके ओके गाइस, ये आपका क्या, लेट से दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व. ठीक है ओके. और गाइस यहाँ पे लेट से कि जो एक्स का या गुड 1 का जो प्राइस था वो 10 रुपीज था. ठीक है, अब क्या हुआ गाइस कि प्राइस आपका इंक्रीज हो गया. और गाइस आपको पता है कि जब भी अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड का स्टीपर होता है. तो ये इसका जो है लेट से कि इसका प्राइस जो है 12 रुपीज हो गया. ठीक है, फिर अगेन क्या हुआ कि गाइस फिर से जो है प्राइस आपका क्या हो गया, इंक्रीज होके 15 हो गया. तो गाइस जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, आपका फॉल होगा. किस केस में, नॉर्मल गुड के केस में. दिस इज फॉर द नॉर्मल गुड्स, सिंपल. तो गाइस आप पहले यहाँ डिमांड कर रहे थे कब, जब प्राइस 10 था, मतलब आप ज़्यादा डिमांड कर रहे थे. जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ 12 हुआ, आपका डिमांड फॉल हो गया, यहाँ पे आ गया. अगेन जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपका डिमांड यहाँ पे आ गया. तो जब ये लोकस को गाइस, जब ये लोकस को हम लोगों ने ज्वाइन किया ना, ये वाला ऑप्टिमल पॉइंट के लोकस को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, दिस इज कॉल्ड अ प्राइस ऑफर कर्व या फिर प्राइस कंजम्पशन कर्व. ठीक है, और गाइस इसी को जब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं गुड एक्स और प्राइस के बीच में, ठीक है, गुड एक्स और प्राइस के बीच में, तो हमें ये नेगेटिव मिल रहा है. ये गुड क्या है, नॉर्मल गुड. ये गुड क्या है, नॉर्मल गुड्स. ठीक है, तो नॉर्मल गुड के केस में गाइस नेगेटिव रिलेशन आ रही है, इजंट इट, नेगेटिव रिलेशन आ रही है. ओके फाइन. बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि गिवन गुड. गाइस गिवन गुड क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड भी इंक्रीज होना चाहिए. मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड नहीं करता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड नहीं करता है, isn't it? तो गाइस अब क्या होगा कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पे क्या था, ये वाला केस में क्या था कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव स्लोप आ रहा था. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है. तो गाइस ये क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा. ठीक है, पॉजिटिव स्लोप आएगा. और यहाँ पे आपको गिवन क्या है, नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिवली रिलेटेड नहीं गाइस, ये पॉजिटिव रिलेटेड होगा. ठीक है, पॉजिटिव रिलेटेड होगा. सो स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिवली होगा. ठीक है ओके ओके. Statement 2, all given good are inferior goods but all inferior goods are not given goods. Guys बहुत स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में गाइस इसको पूछा गया था. आईएसआई में भी एक बार इस स्टेटमेंट को पूछा गया था कि ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड, ट्रू और फॉल्स. ठीक है ओके ओके गाइस, इस डायग्राम को देखते हैं और कुछ समझने की गाइस यहाँ पे कोशिश करते हैं. ठीक है ओके फाइन. गाइस यहाँ पे क्या है कि दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. ओके ओके. अब क्या हुआ गाइस कि प्राइस इंक्रीज हुआ. ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा आपका डिमांड कर क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा और आप मूव कर गए पॉइंट सी पे. ठीक है, आप मूव कर गए पॉइंट सी पे. ओके फाइन. बट अब हम ये चाह रहे हैं कि
ठीक है, आपका जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप मूव कर गए फ्रॉम ए टू पॉइंट सी में। ओके, बट हम ये चाह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ ठीक है, बट आप जो है ओल्ड बंडल को अफोर्ड कर सकते हो एट द न्यू प्राइस पे भी। तो मुझे कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा आपको एट द न्यू प्राइसेस पे, ताकि आप ओल्ड बंडल को अफोर्ड कर सको। ठीक है, तो गाइस मैं जब आपको कुछ कंपनसेट करूंगा, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस आपका 20 रुपीज था और यहाँ पे प्राइस 30 रुपीज हो गया। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ओल्ड बंडल को अफोर्ड कर सको एट द न्यू प्राइस में भी। तो मैं आपको कितना कंपनसेट करूंगा? 10 रुपीज। तो मैं आपको 10 रुपीज दिया, तब आप पॉइंट बी पे आ गया, मतलब आपका यूटिलिटी सेम है। ठीक है, आपका यूटिलिटी सेम है। ठीक है, ओके फाइन। हम्म, तो गाइस ये जो मूवमेंट हुआ ना फ्रॉम ए टू बी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो गाइस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस चेंज होता है इंक्रीज या डिक्रीज, बट हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर जो है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ बंडल को अफोर्ड कर सके एट द न्यू प्राइसेस पे। तो जब हम लोग उसको कुछ कंपनसेट करेंगे ताकि वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ बंडल को अफोर्ड कर सके, तो उस पॉइंट गाइस, जो पॉइंट है, दिस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, क्लियर? ओके फाइन। हम्म, ओके, बट गाइस दिक्कत क्या है ना कि अब ये गुड वन जो ना आपका इंफीरियर है, गुड वन इज इंफीरियर एंड गुड टू इज अ नॉर्मल, गुड टू इज अ नॉर्मल। ठीक है, और गाइस आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द गुड्स, चाहे वो इंफीरियर हो, गिवन हो, कोई सा भी गुड हो गाइस, वो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। क्यों होता है गाइस? क्योंकि मैंने जैसे आपको कंपनसेट किया, ठीक है, मैंने आपको कंपनसेट किया कि कितना, 10 रुपीज का, और आपको पता है कि प्राइस इंक्रीज हो गया है गुड एक्स का। ठीक है, तो गाइस जब गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है और मैंने आपको कंपनसेट किया, इसके आपके पास एक्स 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, और आपको पता है कि गुड एक्स का जो प्राइस इंक्रीज हो गया है, और गाइस आप एज रैशनल कंज्यूमर हो, लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज होल्ड हो रही है, तो आप सारा का सारा पैसा कहाँ पे खर्च कर दोगे? गुड टू के तरफ। तो गुड वन का डिमांड क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई गुड टू का डिमांड गाइस इंक्रीज हो गया और गुड वन का डिमांड फॉल हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड, मतलब यहाँ से यहाँ तक लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज होल्ड हो रही है। ठीक है, मैंने कंपनसेट किया आपको, और आपको पता है कि गुड एक्स का डिमांड क्या है? इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो रही है, तो आप सारा का सारा खर्च कहाँ पे कर दोगे? गुड एक्स टू के तरफ। तो गुड एक्स वन का डिमांड घट गया ना, तो जैसे ही प्राइस ऑफ द गुड एक्स वन इंक्रीज हुआ तो डिमांड फॉर द गुड एक्स डिक्रीज हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस अ नेगेटिव रिलेशनशिप and this hold for the substitution effect. That's why the substitution effect is always negative for all the goods. बट इनकम इफेक्ट का कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, ओके फाइन। अब गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आता है, ये आपका क्योंकि बी इज कॉल्ड बी आई, दिस इज कॉल्ड लेट्स से बी इंफीरियर, बी आई। और गाइस इसी डायग्राम पे अगर हम गिवन गुड को दिखाते हैं ना, तो गिवन गुड यहाँ पे आता, दिस इज योर बी जी। तो गाइस जब इसको मैप करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया, एंड दिस इज दिस पॉइंट। तो गाइस अगर मैं कॉमन रीजन लूंगा, so this is the common reason till here only, till here only। ठीक है, हाँ, ओके। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना कि ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर गुड, हाँ, ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर गुड, इजंट इट? ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर, बट कुछ इंफीरियर ऐसा है जो गिवन नहीं है, जो गिवन नहीं है, इजंट इट? जो गिवन नहीं है। वही चीज गाइस यहाँ पे आपको पूछा गया कि ऑल गिवन आर इंफीरियर गुड बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट अ गिवन गुड्स। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4। ठीक है,
तो गाइज ये डायग्राम आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। तो वही चीज गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि गिवन गुड आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड वेयर द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीजिंग डोमिनेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। या गाइज ये भी चीज आप बोल सकते हो ना कि जैसे ये वाला है, ठीक है ये। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक मैं गिवन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिस थिंग। तो गाइज ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज योर व्हाट, इनकम इफेक्ट, ठीक है। दिस मूवमेंट गाइस ग्राफ में थोड़ी सी, ओके ओके। So where the income effect of the price increase dominate the substitution effect, leading to an upward sloping demand curve, okay. And in other words, when the price of a given good rises and the consumer buy more of it due to the necessity and the reduction in the real income. Similarly, inferior good. Okay. तो गाइस मैंने आपको डायग्राम से भी मैंने आपको बता दिया है। और इस केस में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। इनकम इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो गाइस जब इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो जाती है और आप गिवन गुड की बात कर रहे हो, गिवन गुड का मतलब क्या हो गया कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब आपका डिमांड भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ गिवन गुड। और आपका इनकम इफेक्ट डोमिनेट हो रही है। इनकम इफेक्ट डोमिनेट होने का मतलब कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर गुड को खरीदोगे जब उसका डिमांड इंक्रीज होगा तो, ठीक है। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे बोला गया। ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. When the economy is in liquidity trap, the LM curve is horizontal. Statement 2, the fiscal policy is ineffective when the economy is in liquidity trap. Then which of the following statement is true? Statement 1 and statement 2 are true, both statements are false, one is true and another is false, ठीक है। ओके तो गाइज स्टेटमेंट 1 को अगर हम लोग एनालाइज करें, when the economy is in liquidity trap, liquidity trap का मतलब कि इकोनॉमी में मतलब बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, मतलब बिलो, मतलब अब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। लेट्स से दिस इज आर नॉट, ठीक है। तो गाइस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इकोनॉमी में, मतलब अगर आप अपने कैश को बैंक पे अगर जमा करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप जमा करोगे ही नहीं, सोचोगे नहीं हम कैश ही रखेंगे, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा तो इसका मतलब है कि आप सारा का सारा कैश अपने पास रखोगे, ठीक है। सारा का सारा कैश आप अपने पास रखोगे। तब गाइस इस केस में आपका एलएम कर्व क्या हो जाता है, दिस, ठीक है। एलएम कर्व लाइक दिस। तो ये तो गाइस बिल्कुल सही है कि जब लिक्विडिटी ट्रैप होगा तो आपका आर नॉट कॉन्स्टेंट बन जाता है। गाइस एलएम कर्व क्या होता है? एलएम कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। As usual, the LM curve is positively slope. जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया कि अब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो ये फिक्स हो गया कि भाई इससे ज्यादा आप कम नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स। तो अब आपका एलएम कर्व क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू, द फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव when the economy is in liquidity trap, ठीक है गाइस। दिस इज योर IS curve, this is Y and this is R, okay, and this is your LM curve, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है ना LM कर्व, LM कर्व आपका हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर IS कर्व। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब IS कर्व, ठीक है, गुड्स मार्केट। LM का मतलब मनी मार्केट। तो गाइस जैसे ही फिस्कल पॉलिसी चेंज होगा, ठीक है, लेट्स से कि फिस्कल पॉलिसी गाइस इंक्रीज हुआ तो गाइस आपका आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप के केस में अगर फिस्कल पॉलिसी को अगर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तब जो है हमारा आउटपुट पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि गाइस ये इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव नहीं है। बट यहाँ पे आपको पूछा गया कि इनइफेक्टिव, नो दिस इज इफेक्टिव। आप खुद सोचो ना गाइस, खुद सोचो। दिस इज योर IS कर्व, दिस इज योर LM कर्व। IS कर्व का मतलब
फिजिकल पॉलिसी वाला। तो अगर IS कर्व गाइस अगर इंक्रीज होगी तो आपका आउटपुट भी तो इंक्रीज हो गया ना। तो पॉलिसी क्या हो गया, इफेक्टिव पॉलिसी हो गया, इफेक्टिव हो गया ना, बट यहाँ पे क्या है, इनइफेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल गलत है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 3। ओके, ओके, ओके गाइस, थैंक यू।